हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी। सो दोस्तों, स्वयं क्वेस्ट सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि हम क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके रिवीजन के लिए और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए दोस्तों, तो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प हो रही होगी इससे। आई आई होप, और अगर हो रही है तो आप मुझे मैसेज में बताइए। आपको मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ, सब कुछ पता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत विद माय लिटिल इंट्रोडक्शन। तो वो स्टूडेंट जो पहली बार मुझे देख रहे हैं दोस्तों, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा नाम गौरव बाबू है और पिछले कई सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये स्लाइड मेरे बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं, आपको लगता है कि यस हमारी हेल्प होती है, तो दोस्तों आई विल से कि आप मुझे इस लिंक पर जाके फॉलो करिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं, ये हमारा क्वेस्ट चैनल है। इसमें बेटा हम केवल क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं। तो आप फिर सोचेंगे सर ये थ्योरीज कहाँ होती हैं, मतलब कि पूरा फुल कोर्स कहाँ होता है, तो बेटा उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा दूसरा चैनल है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। ठीक है, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। एक चैनल बेटा ये भी है हमारा, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। इस वाले पे जाके बेटा आप मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा आपको फुल डेप्थ सिलेबस मिलेगा, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी एमई मैकेनिकल, ठीक है। तो इसको जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे ही दोस्तों आप मुझे फॉलो करेंगे, जो मैंने लिंक अभी आपको बताया ये वाला, तो आप अनअकैडमी के पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां पे मेरा प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो सामने देख पा रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो मेरा प्रोफाइल कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। नाउ इन डेडिकेशंस को जरूर पढ़िएगा दोस्तों। दीज आर द डेडिकेशंस जो बच्चे मुझे देते हैं, बेसिकली दीज आर द फीडबैक्स, ये रिव्यूज है बच्चों के मेरे लिए। तो एक बार जरूर पढ़िए। बाकी दोस्तों स्लाइड पुरानी है, करंटली आई मीन 17th पोजीशन इन ऑल ब्रांचेस, बट अगर केवल मैकेनिकल की बात की जाए तो बेटा आई मीन टॉप 10 एजुकेटर राइट नाउ, ठीक है। तो अगर केवल मैकेनिकल पर फोकस किया जाए तो आई मीन टॉप 10 एजुकेटर राइट नाउ, सो इन इंडिया। तो दिस द बिग अचीवमेंट, एंड इस अचीवमेंट को बेटा आप लोगों के लिए आपको ही मैं समर्पित करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, रिसेंटली मुझे एजुकेटर एक्सीलेंस अवार्ड मिला जुलाई 2020 के लिए, और रिसेंटली मुझे एक और अवार्ड मिला है, एजुकेटर एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द सेप्टेम्बर 2020, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यू गाइज ओनली, ठीक है। तो दोनों अवार्ड में दोस्तों आप लोगों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपके प्यार, आपके मेरे प्रति विश्वास की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। नाउ अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है मेरे बच्चों, तो मैं बोलूंगा आप बहुत पीछे हो। प्लीज इसको डाउनलोड करिए, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो जस्ट जैसे हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं, तो यूट्यूब पे बेटा हमारा फ्री कंटेंट है। यूट्यूब वाला कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली बेटा स्पेशल देखिए अंतर क्या समझाता हूँ, यूट्यूब पे क्या हमारी जो क्लासेस चलती है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चलती है। अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो, तो वहां आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस ये हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पर चलती है, मतलब किसी और का प्लेटफॉर्म नहीं, लाइक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। और ये क्लासेस भी बेटा फ्री होती हैं। तो इन दोनों क्लासेस को पहले देखिए आराम से, एक तरह की डेमो क्लासेस समझिए इनको, इनको फील लीजिए इन क्लासेस से। अपना फेवरेट एजुकेटर चूज करिए कि हाँ भाई ये एजुकेटर मुझे समझ में आ रहा है, इससे मुझे पढ़ाई करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मेरी क्लासेस समझ में आती है, तो आप इन क्लासेस को देखिए, यूट्यूब क्लासेस को देखिए, स्पेशल क्लासेस को देखिए, और आपको लगता है कि हाँ भाई गौरव सर के साथ जुड़ना है मुझे, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन अनअकैडमी प्लस। तब आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करिए दोस्तों। आप अनअकैडमी प्लस पे आइए फिर। अनअकैडमी प्लस बेटा वो जगह है जहाँ पे पेड मेंबर्स होते हैं, मतलब ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर पेड मेंबर आ रहे हैं तो उनको बेनिफिट्स तो मिलेगा कुछ ना कुछ। तो क्या बेनिफिट्स है देखिए दोस्तों, बेनिफिट्स ये है दोस्तों कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूं इसमें, जैसे स्पेशल क्लासेस के बारे में बात करूँ, तो आप सुन लो पहले। वो बच्चे जो नए हैं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है अनअकैडमी के बारे में, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, तो बेटा मैं अपने कुछ ग्लिम्स दिखाता हूँ आपको अनअकैडमी की, जो हमारी स्पेशल क्लासेस है, फ्री स्पेशल क्लासेस। तो दोस्तों ये है कॉलम की क्लासेस, टोटल कॉलम का कंप्लीट कवरेज आपको यहाँ मिलेगा फॉर द गेट 2021। पढ़ के देखिए इसको। ये क्लासेस है बेटा वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग मैंने पूरा पढ़ा रखा है, मैकेनिकल पीआई और एक्सी वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने दो एडिशनल लेक्चर और ले रखे हैं, 6 लेक्चर तो पढ़ना ही है आपको। एक और है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल। मैं हर वीडियो में इस बात को बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गेट में आ सकता है, इसको पढ़िएगा। इसके अलावा एक वीडियो और है जिसका नाम है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वेल्डिंग। तो कुल मिला के बेटा आपके टोटल कितने कितने पार्ट हो गए, कितने लेक्चर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 लेक्चर्स में पूरा वेल्डिंग आपका कवर हो जाएगा फॉर द गेट 2021। आपको अलग से बेटा कुछ करने की कतई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। सिमिलरली बेटा जिनको मेटल फॉर्मिंग पढ़ना है, फुल कवरेज ऑफ मेटल फॉर्मिंग, फुल कवरेज मेटल फॉर्मिंग गेट के लिए बेटा पूरा आपको मिलेगा। मेटल फॉर्मिंग गेट 21 के लिए जाइए, 12 लेक्चर ये इनको पढ़िए जाके। लेट कहाँ पे मिलेगा? स्पेशल सीरीज में। थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़िए, अगर अभी तक जिंदगी में थ्योरी ऑफ फेलियर समझ नहीं आया तो अब आएगा, पढ़िए इसको एक बार जाके। इसके अलावा बेटा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के पांच 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 वीडियो बेटा मैंने बना रखे हैं, 5 वीडियो। कैन यू इमेजिन? जनरली बेटा बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाते भी नहीं नॉन कन्वेंशनल, बोलते थे अपने आप पढ़ लो, लेकिन मैंने 5 वीडियो 1.5 घंटे की वीडियो है बेटा, एक बार देखिए इनको जाके। और इसमें शायद 2 घंटे का वीडियो भी है। तो पूरा आपका गेट 2021 के लिए नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पाउडर मेटलर्जी का वीडियो भी मैंने बना रखा है। नाउ मैं बात करूंगा दोस्तों अनअकैडमी प्लस की, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। दोस्तों प्लस के बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो बेनिफिट्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं बेटा। ये सारी चीजें बेटा आपको कहाँ नहीं मिलेंगी? यूट्यूब और स्पेशल में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि टुकड़ों में है। कुछ कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी आधा पढ़ा दिया, कभी पौना पढ़ा दिया, कभी कुछ पढ़ा दिया, मतलब कुल मिला के कंप्लीट सिलेबस नहीं होता दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको? केवल अनअकैडमी प्लस में। और आप बेटा समझदार व्यक्ति हैं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इंजीनियर्स लोग हो आप भी जानते हो कोई एग्जाम क्या आधी अधूरी तैयारी से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अगर आप वाकई में सिंसियर हैं तो मैं सिंपली आपको बता दूं बेटा, ये जो आप जो यूट्यूब क्लासेस आप देखते हो, ये आपके सिर्फ एक तरह से डेमो सेशंस हैं। ये एक तरह से नो डाउट हेल्प करते हैं आपकी, नो डाउट बहुत सारी चीजें मैंने भी फुल लेंथ में पढ़ा रखी है। बट एक डेडिकेटेड स्टडी बेटा केवल कहाँ हो पाएगी? प्लस पे। क्योंकि आप जानते हो टुकड़ों में पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। इसलिए मैं उन बच्चों को से बात करना चाहता हूँ इस वक्त, जो जिन्होंने कभी सपने देखे हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा, मैं आईएएस का एग्जाम निकालूंगा, मैं गेट का एग्जाम क्रैक करूंगा, तो उनके लिए बेटा आपको उन सब सपनों के लिए आपको प्लस पे आना पड़ेगा। प्लस पे ये सारे बेनिफिट्स हैं, इनको पढ़ लीजिए। आप समझदार हैं, क्या है इनके बेनिफिट्स, खुद भी आप समझदार हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर मेरे कोर्स से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दिस इज द पर्सनल गाइडलाइन। आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आएंगे दोस्तों, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप मेरी गाइडलाइन का हिस्सा बनेंगे, आप मेरी गाइडेंस का हिस्सा बनेंगे। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और दोस्तों ये सारा कुछ आपका हो सकता है, आपको वीकली टेस्ट मिल जाएंगे, मेगा क्विज़ेज़ होंगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ आपको इसमें मिल जाएगी, अलग से पैसा नहीं देना है। पैसा और समय बचता है आपका, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे आपको क्लासेस मिलने वाली, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसलिए दोस्तों आई विल से कि अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की बेटा ये रेट दी हुई है, ये एक्चुअली विदाउट डिस्काउंटेड है। तो 12 महीने की टोटल फीस 30,250 है, 18 महीने की टोटल फीस 38,500 है, और 24 महीने की टोटल फीस है 44,000 रुपये। बट इफ यू यूज माई कोड जीपीएस लाइव बिफोर मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट करने से पहले अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जीपीएस लाइव, तो दोस्तों आपको हर सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ होता है, पहली बात। ठीक है, 10% का ऑफ हो जाएगा। और अगर आपने एक कोड डाला है जीपीएस लाइव, इस बात का मतलब है आपने मुझे अपना मेंटर यूज किया। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, आप मेरी पर्सनल गाइडलाइन में आ जाएंगे, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, और आप मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे। मतलब अब आपको फर्दर जो तैयारी करनी है, कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, एवरीथिंग, एवरी गाइडलाइन विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। वो सब मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखिए, 12 महीने की जो टोटल फी है बेटा वो 27,250 पड़ेगी आफ्टर पुटिंग माई कोड। पर मंथ के हिसाब से सोचे तो 2200 रुपये कुछ पड़ने वाली है। पर मंथ आपको इतनी फीस पड़ेगी, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं। 18 महीने यानी 1.5 साल की बात करें तो बेटा 34,650 रुपीज है, जब यानी कि पर मंथ के हिसाब से और सस्ती हो जाएगी, 1900 कुछ रुपए पड़ेगी आपको ये। और अगर आप 2 साल, ये सब्सक्रिप्शन बेटा सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं या थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं जो जस्ट रिसेंटली पास आउट हुए हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है ये। और ये फीस बेटा टोटल है 39,600 रुपीज, बट पर मंथ के हिसाब से मात्र आपको 1,600 रुपए की पड़ेगी। आप इसको एक बार में पेमेंट कर सकते हैं, आप इसको ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन आर अवेलेबल। फिलहाल जो बच्चे गेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आपने तैयारी कर रखी है, तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए, जो आपको 12,000 रुपये का पड़ेगा, 12,375 रुपये। जिन लोगों ने पहले से 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अगर आप रिन्यू करते हो तो बेटा रिन्यू पे मेरा कोड वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब आप रिन्यू करते हो तो ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, और आप मेरी गाइडलाइन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए कोई भी बच्चा जिसने जो रिन्यू करने वाला है या पहले से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, प्लीज मुझे एक बार कॉल कर लें। आई विल गाइड यू कि हाउ टू रिन्यू योर सब्सक्रिप्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिन्यू करने से पहले थोड़ा सा बेटा नेता ना बने, वरना गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए पहले मुझे एक बार कॉल कर ले, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। बाकी एक सब्सक्रिप्शन और है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आप इसको भी चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो।
इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है बेटा। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि आपको इसमें पर्सनल कोच मिलता है, ठीक है। एक अलग से मेरे अलावा भी एक और कोच मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। एंड हेयर ऑल्सो जीपीएस लाइव कोड इज वैलिड। जीपीएस live code is not valid only for the GATE and ESE but also for the all segments like आप रेलवेज का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये कोड लग जाएगा। आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी लग जाएगा। आप मान लो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी, मतलब किसी भी नीट के एग्जाम में, आईआईटी जेई के एग्जाम में, हर एग्जाम में दिस कोड इज वैलिड। अब आईएएस की तैयारी कर रहे हो, दैट इज अ सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जाम एग्जामिनेशन, उसमें भी ये कोड बेटा इक्वली वैलिड है। तो आप कहीं भी इसको डाल सकते हो और 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सो इससे पिछले लेक्चर में जो मैं टेस्ट सीरीज आपको करा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करने से पहले फिर बता दूं बेटा, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि सर वो पीडीएफ दे दीजिए। तो बेटा ये एक्चुअली ये टेस्ट सीरीज है पूरी, जिसके टेस्ट में ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में अपने बच्चों को डिलीवर कर चुका हूँ। ऑलरेडी मैं पीडीएफ बांट चुका हूँ। तो वो बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बेटा ये पीडीएफ मैंने दे चुका है। अब हुआ क्या है, मेरे पास कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है। और दोस्तों दिक्कत ये है कि मेरे पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको मुझे टेक केयर करना होता है, तो हर बच्चे का मैसेज मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मैंने एक प्लान सोचा है कि ये पीडीएफ मैं अपने एफबी पेज पे डाल दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, एफबी पेज पे इसका गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा। वहां से आप इन पीडीएफ्स को खुद ही डाउनलोड कर लेना, तो आपको मुझे मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम खुद ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से पीडीएफ ले लो, यहाँ मैं आपके सॉल्यूशन अवेलेबल करा दे रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिफ्लेक्शन चैप्टर, डिफ्लेक्शन के हम क्वेश्चंस करें। मैं इससे पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 था शायद, वो लेक्चर नंबर 6 है। तो उसमें लेक्चर नंबर 6 था, सॉरी, ये लेक्चर नंबर 7 है, 7। तो लेक्चर नंबर 6 में माय डियर फ्रेंड्स मैंने क्या करवाया था मैं आपको बता दूं। मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो टेस्ट पेपर में वो है, लेकिन कल वाले जो मैं आपको वीडियो बना रहा था उसमें वो एक्चुअली टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया था, तो वो दो क्वेश्चन उसमें मिसिंग है। तो मैं वो दो क्वेश्चन पहले कराता हूँ, उसका डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, फिर हम डिफ्लेक्शन बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ के देखते हैं। तो वो दो क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है दोस्तों, लाइक दिस। पहले मैं क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। कंसीडर a simply supported beam, simply supported beam, ठीक है, with a UDL, with a UDL having a neutral axis as shown in figure, having neutral axis, शॉर्ट में लिख देता हूँ, shown in figure, shown in figure, for point P, for point P on neutral axis, on neutral axis, neutral axis पे है, and Q at bottom of beam, and Q ये है एट बॉटम ऑफ बीम, बॉटम ऑफ बीम, ठीक है, बॉटम ऑफ बीम। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बेस्ट represented by, represented by which of following pair, which of following pair, which of following pair, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें एक बीम दिया हुआ लाइक दिस, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, लाइक दिस आ सिंपली सपोर्टेड बीम। इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम है दोस्तों, सब्जेक्टेड टू यूडीएल, इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है एज पर दी क्वेश्चन। पहले मैं इसका न्यूट्रल एक्सिस बना दूं। ओ माय गॉड,
दिस इज द वेरी, क्या बोलूं मैं यार, अपने आप ही गायब हो गया वो, शिट। कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया था। मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा। गलत, वो अपने आप मिट गया। कोई नहीं, इधर इधर 2 मिनट लगेगी। पी और क्यू की स्टेट ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है। देखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सब्जेक्टेड टू यूडीएल, इस पे यूडीएल लगा हुआ है, ये रहा। लो, यहाँ लगा दिया यूडीएल मैंने। पूछ रहा था पी और क्यू की स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताइए, तो पी बेटा न्यूट्रल एक्सिस पे दिया हुआ था यहाँ पे। ये रहा, यहाँ पे ले लो पी। ये पी पॉइंट है, और नीचे दिया हुआ है क्यू पॉइंट। ठीक है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है, बस ये 2 पॉइंट है, इनकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है। तो क्या होगी आप ही बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको उसमें मिल जाएगा पीडीएफ में। हाँ, ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट यहाँ फिलहाल हम सिंपली ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो बेटा बताइए, पी की स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगी। पी क्या है बेटा, न्यूट्रल एक्सिस पर है। न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होती है, तो पी की स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी। पी की स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी, यहाँ बना देता हूँ मैं, इफ दिस इज अ पॉइंट पी, तो दिस इज द, इस पे क्या होगा, इस पे हमारा इस तरह क्वेश्चन कल भी आया था, मुझे याद आ रहा है। तो इस पे बेटा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगा और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, प्योर शियर होगा। तो पी की स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो गई है, सिंपल। व्हाट अबाउट द क्यू। क्यू पे बेटा शियर स्ट्रेस 0 होगा और बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम भी कैसा, कंप्रेसिव होगा। तो क्यू की स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कंप्रेशन, लाइक दिस। खत्म। कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा, एक सेकंड। अगर ये यूडीएल आ रहा है तो ऐसे डिफॉर्म करेगा, टेंशन होगा बेटा, है ना, टेंशन। बताइए इसको, टेंशन। यहाँ अगर ये क्यू पॉइंट है तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस विल बी टेंशन। क्लियर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन इसमें देखो, जो टेस्ट पेपर आपको मिला होगा, जो बच्चे ले चुके हैं, उसमें ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो पी पे हो गया बेटा प्योर शियर, और क्यू पे हो गया टेंशन। तो बस यही है, ये वाला ऑप्शन चेक कर लेना जहाँ पे ये 2 पेयर मिल रहे हो आपको, ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर है ना, एक ये वाला, ये एक ये वाला। ठीक, तो ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर में है, कल ये उसमें था नहीं, इस चक्कर में मैं इसको करा नहीं पाया था। बाकी एक क्वेश्चन और है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना डिफ्लेक्शन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, टेस्ट पेपर में होगा बेटा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग आपको करना है, मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है आपको, लिस्ट वन, इधर है लिस्ट टू। मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये, लिस्ट टू। यहाँ दिया हुआ है ए पे लिखा हुआ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। बी है, बी पे लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। फिर लिखा हुआ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मतलब कुल मिला के लिस्ट वन थ्योरी ऑफ फेलियर को बता रहा है, थ्योरी ऑफ फेलियर के नाम लिखे हुए हैं। एंड द डी इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। जिन लोगों ने बेटा मेरा थ्योरी ऑफ फेलियर के लेक्चर नहीं देखे हैं, स्पेशल क्लास में देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, मजा आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे 4 चीजें और दे रखी हैं, 1 2 3 4। ये क्या दे रखा, अभी आप 2 मिनट बाद समझ जाओगे मैं क्या टाइप करने जा रहा हूँ। ऐसे लिख देता हूँ, चलो अभी। ये दे रखा है 1, ये दे रखा है 0.77, ये दे रखा है 0.57, एंड ये दे रखा है 0.5। ये जो लिस्ट ये है थ्योरीज ऑफ फेलियर, लिस्ट वन है TOF, थ्योरीज ऑफ फेलियर के नाम।
और ये दे रखा है बेटा आपको शियर स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस का रेशियो। कुल मिला के आपको मैच करना है कि कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर का मतलब कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर के लिए टी और सिग्मा का रेशियो क्या है। तो ये बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। ताऊ और सिग्मा का रेशियो आपको बताना है। ताऊ का मतलब प्योर शेयर का केस है, तो ताऊ और सिग्मा का रेशियो क्या है ये सब आपको बताना है। तो बेटा ये मैंने पढ़ाया हुआ है थ्योरी ऑफ फेलियर के लेक्चर में, ठीक है। स्पेशल क्लासेस से मेरी थ्योरी ऑफ फेलियर को देखिए एक बार, फ्री स्पेशल क्लासेस है बेटा, ठीक। तो करते हैं बात। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलती थी? मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी होती थी, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल टू यील्डिंग, पढ़ाया था मैंने ये। अब प्योर शेयर के केस में सिग्मा वन की वैल्यू होती है टाउ, माइनस सिग्मा टू की वैल्यू होती है माइनस टाउ, बी लेस देन इक्वल टू यील्डिंग, ठीक है। यील्डिंग ये आ गया बेटा टू टाउ बी लेस देन इक्वल टू यील्डिंग। तो टाउ बाई यील्डिंग कितना आ गया, 1/2, यानी कि 0.5, यानी कि मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी के लिए 4, यानी ए को ए जाएगा 4 पे। मैच दी फॉलोइंग कर रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाया हुआ है बेटा मैंने ये डिटेल में सब कुछ। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के लिए क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के लिए होता है सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्डिंग स्क्वायर, ये भी पढ़ाया था मैंने। अब सिग्मा वन की वैल्यू कितनी है टाउ, तो टाउ स्क्वायर हो गया। सिग्मा टू की वैल्यू माइनस टाउ, तो माइनस टाउ का स्क्वायर कितना हो गया, टाउ स्क्वायर हो गया। फिर ये सिग्मा वन की वैल्यू टाउ, टाउ और सिग्मा टू की वैल्यू माइनस टाउ, तो टाउ 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 और माइनस टाउ का मल्टीप्लाई हो गया माइनस का टाउ स्क्वायर, और पहले से एक माइनस है तो ये हो गया प्लस का टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू यील्डिंग स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया बेटा, 3 टाउ स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा यील्डिंग स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बेटा टाउ बाई सिग्मा का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/3। तो टाउ बाई सिग्मा बेटा निकाल के देख लो कितना आ जाएगा, 1/√3, और 1/√3 की वैल्यू होती है 0.57, पढ़ा रखा है ये। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जाएगा इधर, यानी बी का हो गया, ए का हो गया था, मैं ऊपर आंसर लिखता जा रहा हूँ। ए मैच करेगा 4 से, बी मैच करेगा 3 से, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पढ़ा ही रखा था मैंने बेटा, ये मैच करेगा 1 से। अब ज्यादा नहीं कर रहा मैं, तो पढ़ा रखा, देख लेना एक बार। ये 1 करे, ये मैच करेगा इससे, तो एक ही ऑप्शन बचता है D1, डी मैच करेगा 2 से, खत्म। 4 3 1 2 आंसर है इसका, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल भी बता देता हूँ, चलो ज्यादा हुआ तो। मैक्सिमम ये क्या बोलता है, सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्डिंग। सिग्मा वन की वैल्यू कितनी है, टाउ, लेस देन इक्वल टू यील्डिंग। तो टाउ बाई यील्डिंग कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया, ये 1 कर रखा है प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कल टेस्ट पेपर में कल मैंने नहीं करा पाया था, तो आज इसको करा दिया है। बाकी अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन से मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत 1 by 1। तो ये 2 क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। बाकी मैं अपने अभी पेज पे बेटा डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप गूगल ड्राइव के थ्रू उनको डाउनलोड कर लेना। तो आपको मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, हाँ डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करिए। डाउनलोडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आप मेरे एफबी पेज पर जाइएगा, वहां से उसको लोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आया, फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर बिलो द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमको बताना है। एक काम करते हैं बेटा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम यहाँ पे इसको, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, तो ए भी हमारा कैंटिलीवर बीम हो गया। और इतने पार्ट को एल ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल शेप ब्रैकेट। ये एल शेप का ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट खूब बड़ी बड़ी भांति मैंने बेटा आपको पढ़ा रखे हैं, कहाँ पे, अपने एसओम के लेक्चर्स में, 51 लेक्चर्स में। तो ब्रैकेट वाला बेटा काम आप वहां से कर लीजिएगा एक बार, ब्रैकेट का क्या कंसेप्ट है। फिलहाल इस ब्रैकेट को मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, और मेरे लिए जो बीम है वो ये बन गई, मेरे लिए जो बीम है वो बन गई ये। सबसे इजी अगर कोई चैप्टर होता है बेटा, डिफ्लेक्शन होता है।
बच्चे पता नहीं इससे क्यों घबराते हैं। सबसे इजी चैप्टर होता है डिफ्लेक्शन। तो देखिए दोस्तों, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब मैं इस ब्रैकेट को हटाने वाला हूं, तो मैं इस ब्रैकेट का जो भी इम्पैक्ट ए पॉइंट पे है वो ले लेता हूँ। जो भी इस ब्रैकेट का इफेक्ट है ए पॉइंट वो ले लेता हूँ। तो मैंने पढ़ा रखा है बेटा, बेटा ये डिस्टेंस अगर टोटल 3L है तो ये डिस्टेंस कितनी बची? दिस डिस्टेंस इज 2L। बची कि नहीं बची? अब P इंटू टू एल, क्योंकि P इंटू टू एल एक क्या हो गई? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, 90 डिग्री एंगल है। तो P इंटू टू एल एक मूवमेंट बन रहा है। कैसा मूवमेंट? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ए पॉइंट पे आ जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ए पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? m इज इक्वल टू पी इंटू टू एल। इसके साथ साथ बेटा यही पी लोड ट्रांसफर होके ए पॉइंट पे आ जाएगा। ये सब पढ़ाया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जाके, है ना। यही पी लोड इस पर ट्रांसफर हो जाएगा लाइक दिस। अब पूछ रहा है ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताइए। बिल्कुल बताएंगे साहब। इससे पहले इसकी ई आई चेक कर लेते हैं। ई आई की वैल्यू ई आई है और लेंथ है 3L। इस बीम की लेंथ ए बी की लेंथ है 3L। तो बेटा वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड P माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू मूवमेंट। क्योंकि पी लोड क्या करेगा? इसको पी लोड ऐसे करके नीचे फेंकना चाहेगा, लेकिन एम क्या करेगा? एम इसको ऊपर फेंकना चाहेगा। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे कि नहीं लेंगे? दोनों 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 का डिफरेंस लेना पड़ेगा कि नहीं? तो पी इसको नीचे फेंकना चाहेगा और एम इसको ऊपर फेंकना चाहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सब पढ़ा दिया है मैंने। अब बेटा पी की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है? पी एल क्यू। एल की वैल्यू कितनी है? 3L। पी एल क्यू अपॉन 3EI। और एम की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI। 2EI एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। यहाँ लिख देता हूँ एक सेकेंड। माइनस एम, एल की वैल्यू कितनी है? 3L। एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI। ये वैल्यू है। अब बेटा सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये हो गया 3 से 3 कट जाएगा और 9 PL³ अपॉन EI। ठीक है, और ये 27 और 3 सही है, 27 आ गया। और इधर बेटा एम की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, सी केयरफुली। एम की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं? P इंटू टू एल। चेक करो, P इंटू टू एल मैंने पुट कर दिया, इंटू 3L² 3L² मतलब 9L² अपॉन 2EI। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। ये आ गया 9PL³ अपॉन EI माइनस ये आ गया बेटा, चेक करो, 9PL³ अपॉन EI। 9PL³ अपॉन EI कितना डिफ्लेक्शन आ गया बेटा? 0। यानी वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इज 0। खत्म आंसर। ऑप्शन चेक कर लेना बेटा, जो टेस्ट पेपर है उसमें मिल जाएगा आपको। 0 आंसर आ रहा है। 54 का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सबसे इजी कुछ है तो बेटा डिफ्लेक्शन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ a edge shaped frame of uniform flexural rigidity EI is loaded as shown in figure। यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, एच शेप का जो फ्रेम है। द रिलेटिव आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट के एंड ओ। के और ओ का आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। के और ओ का आउटवर्ड डिफ्लेक्शन आपसे, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। शायद हो सकता है मैंने अपने उस वाले सीरीज में भी ये क्वेश्चन कराया होगा जो मैंने सॉन्ग की सीरीज बनाई हुई है। इसको बेटा आपको सॉल्व करना है। आपको के और ओ का आउटवर्ड डिफ्लेक्शन बताना है। ये डिस्टेंस एच है, ये डिस्टेंस एच है और ये डिस्टेंस एल है। यहाँ पे आर इंटेंस मैग्नीट्यूड का क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, मैं बता देता हूँ। मतलब एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए केस करवाया था, ये वाला। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ लेंथ एल और इस पर इस तरह से मूवमेंट लगे हुए हैं, एक मूवमेंट इधर और एक मूवमेंट इधर। ये केस मैंने आपको वहां पर करवाया हुआ है।
तो इस केस में क्या होगा, ये बीम बेटा इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, दिस बीम विल बी डिफ्लेक्टिंग लाइक दिस। इस केस में दोस्तों यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आता है और जो स्लोप आता है ये पढ़ाया हुआ है मैंने। यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू आती है दोस्तों वो आती है थीटा एट दिस पॉइंट। जो वैल्यू आती है थीटा, लेट से ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, दोनों थीटा सेम होंगे, सिमेट्रिसिटी है इसलिए ये थीटा हो गया, ये बी पॉइंट है। तो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, यानी स्लोप जो आता है बेटा यहाँ पे वो आता है एम एल बाई टू ई आई। जो डिफ्लेक्शन आता है वो आता है एम एल स्क्वायर बाई ए टी आई। ये पढ़ाया हुआ है मैंने, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है, क्यों कैसे होना समझाता हूँ ना दोस्तों। ये आई पॉइंट पे जो लोड है आर और एम पॉइंट पे जो लोड है आर, इसको ट्रांसफर करो जे पॉइंट पे। मतलब कि इतने पार्ट को, ये जो पार्ट है इतने पार्ट को यहाँ से उखाड़ के फेंको, हटाओ यहाँ से। एक तरह का ये वही एल ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है, हटाओ उसको यहाँ से। देखिए क्या किया मैंने, मेरे पास जो बीम बचा वो इस तरह से बचा ना, ये बीम बचेगा मेरे पास, बचेगा के जे एन ओ, के जे एन ओ बचेगा, के जे एन ओ, ये बचेगा। अब क्योंकि मैं आर आर को यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ तो बेटा क्या होगा, सीखो जरा ध्यान से। जब भी हम लोड को ट्रांसफर करते हैं दो चीज ट्रांसफर होगी, आर लोड इधर आ जाएगा, आर, और ये आर भी इधर आ जाएगा, पहली चीज। प्लस जब लोड ट्रांसफर होता है तो बेटा मूवमेंट भी ट्रांसफर होगा, तो आर इंटू ये दिस डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर इंटू एच, इसकी वैल्यू कितनी है एच। आर इंटू एच का एक क्लॉकवाइज मूवमेंट बनना है, एक मूवमेंट यहाँ आ जाएगा, और एक आर इंटू एच का क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ आ जाएगा, चेक करो। आर इंटू एच, ये डिस्टेंस है एच, ये हो गया बेटा आर एच मूवमेंट, और एक मूवमेंट हो गया आर एच मूवमेंट भी। अब आर और आर इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, नो डाउट इट इज मेकिंग कंप्रेशन इन जे एन पार्ट, बट उस कंप्रेशन को नेगलेक्ट करेंगे। जब भी बेंडिंग से क्वेश्चन आता है तो बेंडिंग वाले लोड ज्यादा बड़े होते हैं, ध्यान रखना। एक्सियल लोड वगैरह छोटे होते हैं, यानी ये मूवमेंट ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो इन आर को तो कर दो नेगलेक्ट, ये मान लो ये आर इक्वल एंड अपोजिट है, इन्होंने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, छोड़ो, इनको तो कर दो अब नेगलेक्ट। अब ऐसे इमेजिन करो कि ये जो बीच वाला पार्ट है आर एन, जिसकी लेंथ एल है, ये क्या करेगा, इन मूवमेंट्स की वजह से, इट इज वेरी सिंपल, इन मूवमेंट्स की वजह से ये जो जे एन वाला पार्ट है, जे एन वाला जो पार्ट है जिसकी लेंथ एल है, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे करके, सी, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, जस्ट सिमिलर टू दैट, कहाँ गया, इसकी तरह, जैसे ये बीम कर रहा था। अब जब ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा तो ये जो डंडे लटके हुए हैं इसमें, ये इसको डंडा समझो बेटा, डंडे वाला कॉन्सेप्ट, डंडा बेटा हमेशा आता है ना तो जब डंडा आएगा यहाँ पे तो ये जो डंडे अभी वर्टिकल खड़े हुए थे, इस बीम के घूमने की वजह से ये भी तो इधर आ जाएंगे, ये भी तो इधर घूम जाएंगे थोड़े थोड़े, सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला इधर घूम जाएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस, बिल्कुल सेम अमाउंट से घूमेंगे दोनों, क्लियर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये डिफ्लेक्शन कितना है, ये और ये मतलब दोनों का सम पूछ रहा है कि के और ओ कितना रिलेटिवली दूर गए, के और ओ पॉइंट कितना रिलेटिवली दूर गए। तो ये वाला के तो आ गया इस वाली जगह पे के डैश, और ये वाला ओ आ गया इस वाली जगह पे ओ डैश। तो पूछ रहा है कि ये के और ओ कितना आउटवर्ड दूर गए। तो इसको निकाल लो डेल्टा, और इसको निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, यही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया दोनों के बीच का। भाई के पहले, के और वो इस डिस्टेंस पे से अब कहाँ है, अब यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि टू डेल्टा डिस्टेंस पे पहुंच गए, वो एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये डेल्टा बेटा कुल मिलाकर आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे देखो, बड़ा ही आसान है, चवन्नी भर का क्वेश्चन, बस विजुलाइजेशन चाहिए। बेटा यहाँ पे मैंने टेंजेंट डाला, ये गया टेंजेंट, ये आ गया थीटा, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इस थीटा की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस थीटा की वैल्यू होगी एम एल अपॉन टू ई आई,
एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू है आर एच एल। एल मैंने बीम का लिया था, है ना, ध्यान रखना। आर आर एच एल अपॉन 2 EI, ये थीटा आ गया। अब दोस्तों अगर ये थीटा है तो ये क्या है? दिस इज 90 माइनस थीटा, चेक इट आउट। अब क्योंकि ये टेंजेंट डाली थी मैंने इस पॉइंट पे, तो ये टोटल एंगल कितना है? 90। और अगर ये टोटल 90 है तो ये एंगल कितना है? ये वाला, दिस एंगल इज थीटा। आराम से चेक कर लो बेटा, आराम से चेक कर लो, टेक योर टाइम। और नहीं चेक कर पा रहे हो तो छत पे चले जाओ, ठीक है, और छत पे हवा खा के आके दोबारा चेक करो। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है बेटा। ये टेंजेंट डालेंगे तो ये जितना अमाउंट खिसका था, तो 90 डिग्री एंगल बचा रहेगा ना ये वाला, तो है ना। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बेटा ये थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो बेटा क्या मैं ये डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ? मतलब के डैश निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल में लगा दूं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क क्या है? के डैश, के डैश अपॉन रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? जे के की वैल्यू दे रखी है, जे के की वैल्यू एच दे रखी है, जे से के तक की वैल्यू एच दे रखी है। तो ये रेडियस हो गई हमारी, यानी कि एच। तो यहाँ से के डैश कितना आ गया? के डैश आ गया थीटा इंटू एच। अब के डैश को हम डेल्टा बोल रहे हैं, तो डेल्टा कितना आ गया? थीटा इंटू एच। थीटा बेटा हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं। थीटा कितना आ चुका था? थीटा आ चुका था आर एच एल डिवाइडेड बाय 2 EI। अब इंटू एच और कर दिया मैंने, तो कितना आ गया बेटा ये? यहाँ शायद मेरा छोटा सा फोटो दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से डेल्टा आ गया बेटा, इस जगह लिख रहा हूँ मैं, आर एच स्क्वायर एल, आर एच स्क्वायर एल अपॉन 2 EI। ये हमारा डेल्टा आ गया। अब उसने पूछा है टोटल बताइए, टोटल कितने? ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर गए, तो एक तो ये डेल्टा गया और एक ये डेल्टा, तो टोटल 2 डेल्टा। डिस्प्लेसमेंट हो गया इन दोनों के बीच का, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना हो गया? 2 डेल्टा हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, कितना आंसर आ गया? 2 इंटू डेल्टा की वैल्यू ये रही, आर एच स्क्वायर एल अपॉन EI। ठीक है, और नीचे 2 पहले से था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट की ओर होगा, वो कितना आ गया? आर एच स्क्वायर एल अपॉन EI। दिस इज द आंसर, खत्म। इस तरह के बेटा कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन हैं, छाप लो फटाफट। मतलब बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाए। कॉमन सेंस लगाना पड़े, मतलब थोड़ा देखना पड़े, विजुलाइज करना पड़े बेटा। सॉम याद रखिएगा, सॉम क्या मतलब सभी सब्जेक्ट बेटा विजुलाइजेशन पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं। गेट का नाम होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। एप्टीट्यूड होता है आपका नजरिया, आपकी नजर, क्या देख रहे हो आप इस क्वेश्चन से, तो साफ साफ समझ में आना चाहिए। अच्छा यार, यहाँ से जाएगा मूवमेंट आएगा, मूवमेंट की तो ये बीम की तरह बिहेव करेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, समथिंग लाइक दैट। ये जिसने सोच लिया वही गेट का मास्टर है बेटा, वही आगे बढ़ेगा। सारा खेल गेट में बेटा आपके विजुअलाइजेशन का है। आपने विजुअलाइज कर लिया चीजों को, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। विजुअलाइज नहीं कर पाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इट इज डन अप टू हियर। नाउ अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, देन सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा बेटा, रेफर करो मेरे जो क्या है, मेरे जो यूट्यूब पे वीडियो है। दिक्कत ही नहीं आएगी फिर आपको, क्योंकि मैंने उसको बहुत स्लो स्लो और बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने का प्रयास किया है। तो यूट्यूब से मेरी सॉन्ग की सीरीज देख लो बेटा, पूरी 51 लेक्चर की सीरीज है। सॉन्ग की सीरीज फुल लेंथ कोर्स है, पूरा फुल लेंथ है, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने उसमें। पूरा फुल लेंथ कोर्स मिलेगा, 51 लेक्चर्स आर देयर। ब्लू कलर का थंबनेल है उसका, एक बार इसको देखिए तो आप रेफर कर सकते हैं उन वीडियोस को, इन कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है, नाउ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर नाउ। द टू बीम्स आर कनेक्टेड बाय अ लीनियर स्प्रिंग एज शोन इन फिगर बिलो। क्या बात है, ये रहा था लीनियर स्प्रिंग यहाँ पे। फॉर द लोड P एज शोन इन फिगर, द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड लोड P कैरिड बाय द स्प्रिंग। यानी इस P का कितना हिस्सा ये
स्प्रिंग के अंदर जा रहा है, मतलब स्प्रिंग उस पी का कितना हिस्सा झेल रहा है, ये है बेटा क्वेश्चन। माइंड इट प्लीज, स्प्रिंग का मतलब पी का कितना हिस्सा स्प्रिंग ने झेला हुआ है, मतलब पी का कितना पार्ट स्प्रिंग के अंदर जा रहा है, ये है क्वेश्चन। और दो बेटा बीम्स हैं। मजेदार क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाए पढ़ के इसको। चलिए करते हैं इसको, कैसे करना देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अपने हिसाब से कराऊंगा, समझाते हुए, ताकि आप इसको फेंक दें उठा के। सपोज दिस इज द बीम। अभी आप अपने आप कहोगे गौरव सर मजा आ गया, बस सुनते जाना बेटा। लेट्स से, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा स्प्रिंग स्प्रिंग की, मैंने बोला कि पी लोड लगाया मैंने। पी लोड, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन? व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट? फ्री एंड में डिफ्लेक्शन क्या है इस बार? डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए इज पी एल क्यू अपॉन 3 EI। यही है बेटा, वेर एल इज द लेंथ। क्लियर? अब डिफ्लेक्शन ये है। अब मैंने बोला कि नहीं भाई, मैंने इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा दी। अब सुनते जाना, मैं क्वेश्चन को वही बनाने जा रहा हूँ जो वो पूछना चाहता है। अब ये एक स्प्रिंग लगाई है बस। अब डिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा? अब स्प्रिंग क्या करेगी बेटा? एक रिएक्शन लगाएगी ऊपर। मैं इस पूरे क्वेश्चन को चीर फाड़ करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं तोड़ता हूँ दो पार्ट में, इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे? सी केयरफुली। ये रहा आपका बीम, पी लोड। अब पी तो है ही है, प्लस इस पे एक रिएक्शन भी जाएगा। कौन सा रिएक्शन है ये? स्प्रिंग की वजह से, आर। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ एक्चुअली में, और ये बन गई हमारी स्प्रिंग अलग से, और ये यहाँ फिक्स्ड है। यही आर बेटा इस स्प्रिंग में भी नीचे लग जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इस बीम का डिफ्लेक्शन कितना हुआ? इस बीम का जो डिफ्लेक्शन हुआ वो हुआ पी माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, पी माइनस आर। टोटल लोड क्या बचा यहाँ पे? पी माइनस आर बचा, एल क्यूब अपॉन 3 EI। बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? अरे भाई, अंतर क्या है दोनों केसेस में? अगर पहले जब बिना स्प्रिंग के था तो ये डिफ्लेक्शन था, अब स्प्रिंग आ गई तो स्प्रिंग उसको रोक रही है ना, स्प्रिंग ऊपर फेंकेगी नहीं फेंकेगी? तो आर फोर्स लगा रही है वो, ये आर कुछ और नहीं है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है ये। स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है उसके बराबर है, एफएस के बराबर, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। तो भाई ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं मैं। तो ए पॉइंट को ये स्प्रिंग ऊपर भी फेंक रही है कि नहीं फेंक रही है? ऊपर फेंक रही है तो आर फोर्स से फेंक रही है, तो बेटा टोटल फोर्स कितना बचा है इस ए पॉइंट पे? पी माइनस आर। तो पी माइनस आर एल क्यू अपॉन ई आई। ये रहा पी माइनस आर है, तो पी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? पी माइनस आर कर दिया बस। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब स्प्रिंग में भी तो लोड आ रहा है, आर एक। स्प्रिंग भी तो नीचे दब रही है, पिचक रही है। तो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, इस पिचकने की वजह से स्प्रिंग लेट से ये स्प्रिंग एक्स अमाउंट पिचक जाएगी मतलब एक्स अमाउंट डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो वो जो एक्स होगा वो कैसे निकालेंगे हम? लेट एक्स इज स्प्रिंग डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग तो डिफ्लेक्ट करेगी, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन क्या निकलेगा? स्प्रिंग फोर्स एफ एस क्या होता है? के इंटू एक्स। होता है कि नहीं होता? तो यहां से एक्स कितना आ गया? एक्स आ गया एफ एस बाई के। सिंपल सा लॉजिक है। एस इज द स्प्रिंग डिफ्लेक्शन, तो एक्स कितना आ गया? एफ एस बाई के। बहुत साफ साफ हमें दिख रहा है ये चीज। अब भैया ये स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन है। अब ये बताओ, जितना ए पॉइंट नीचे आएगा, ए पॉइंट जितना नीचे आएगा उतनी तो स्प्रिंग नीचे जाएगी भाई, अल्टीमेट ऑब्वियस सी बात है। अब ये तो हमने मैथमेटिकल सारी बात कर ली, अब फिजिकली देखें तो जितना ए पॉइंट नीचे आएगा डिफ्लेक्शन की वजह से, समझना जरा इस चीज को। अब जितना ए पॉइंट नीचे आएगा, कहाँ गया भाई? ये रहा, मान लो ये हमारी बीम इस तरह से रिफ्लेक्ट करी, तो ये ए पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ आ गया। तो जितना ये नीचे आया है, वो डिफॉर्मेशन ये रहा, इसका डिफ्लेक्शन ये रहा। जितना ये नीचे ए आया उतना ही तो स्प्रिंग भी पीछे नीचे जाएगी। यानी कि जितना ये ए पॉइंट नीचे आया है, यानी ए ने जितना डिफ्लेक्शन दिया है यहाँ से यहाँ पहुंच गया ये पॉइंट, वो डिफ्लेक्शन हम ये निकाल चुके हैं। ये रहा डेल्टा ए, बोल दो इसको चाहो तो, डेल्टा ए, डेल्टा ऑफ पॉइंट ए।
तो जितना ये ए पॉइंट नीचे आया है उतनी भी तो स्प्रिंग नीचे जाएगी, और स्प्रिंग कितना नीचे गई, एक्स नीचे गई है। यानी इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये और दिस डेल्टा और दिस एक्स इज इक्वल, है कि नहीं। यानी यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा ए इक्वल टू एक्स, सिंपल सी बात है भाई। यानी कि P माइनस आर एल क्यूब अपॉन 3 EI इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एस बाई के। तो बेटा आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन पूछे, रिएक्शन निकाल दो कि स्प्रिंग फोर्स कितना है, जो भी पूछा आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है। जितना बेटा ये नीचे गया उतना ये इधर आ गया, ठीक है। कोई आपत्ति बेटा यहाँ तक, वो भी तो बेटा रिप्लाई तुम्हें आप लोग मुझे बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, ये लाइव क्लास नहीं है, ध्यान से सुन लो, रिकॉर्डेड है, प्रीमियर हो रही है ये क्लास। मैं इसको उसको आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा रात के 3 बजे, ठीक है। समझिए मतलब दिन भर मतलब रिकॉर्डिंग चलती रहती है, करते ही रहता हूँ आप लोगों के लिए मैं, सो दैट कि आपका सिलेबस मैं अच्छे से आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज दे पाऊँ ताकि आप भी बेटा आगे बढ़ पाओ। तो बेटा ये दोनों बराबर हो गए। तो इस पे भी इस बिना ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक लोड है, मतलब एक बीम और एक स्प्रिंग है, बस दैट्स ऑल। तो इस तरह का कंसेप्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी पूछे वो। लेकिन अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उस अपने 51 लेक्चर की सीरीज में करा रखे हैं। हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन में एक 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 बीम और है नीचे। वाह, मजा आ गया भाई, क्या क्वेश्चन है। तो देखो इसी को फिर से चेंज करता हूं मैं, कुछ नहीं रटना नहीं है, अगर रटा तो फेंक दूंगा बेटा आप लोगों को मैं। मेरी क्लास में रटने वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे, मुझे वो बच्चे चाहिए जो विजुलाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं। और नहीं समझ में आता तो समझिए, प्रयास करिए, एक दिन अपने आप बेटा सीखने लगोगे आप। रटने की आदत होगी तो जिंदगी में रटते रहोगे। रटने वाले बच्चे मेरी क्लास से चले जाए, मेरा पहले ही डायलॉग होता है, रटने वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे। और मुझे वो बच्चे चाहिए जो कमजोर हैं, जिनको लगता है कि इंजीनियरिंग बड़ी टफ है, मैं उनको मजबूत बनाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पी, ये स्प्रिंग, और फिर एक और बीम नीचे, ये रहा, ये केस दिया हुआ है आपको। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, एक ही बात है, उस पेपर उसमें ऐसे दिया हुआ तो एक ही चीज है बेटा, वो नेता बनने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप, और नॉर्मल वैसे भी छोड़ सकते थे। ये दो बीम दी हुई है लाइक दिस। अब ये नीचे वाली बीम भी है और ऊपर वाली बीम भी है। अब क्या दिक्कत आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो क्या दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एफबीडी बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाइए, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या बनाया पीओडी डायग्राम मैंने, ऊपर वाला बीम मैंने अलग ले लिया, ये रहा, ठीक है। क्या बनेगा ये, पी एज इट इज रहेगा बेटा, और स्प्रिंग मैंने अलग बना दी, ये रही स्प्रिंग, स्प्रिंग अलग रहेगी। और एक बीम और है, उसको भी मैंने अलग बना दी। किस्सा खत्म करो, लो साहब, तीनों के एफबीडी बना के देखते हैं, अब आएगा मजा। देखो भैया, ये कितना था, पी था, एज इट इज पी लगा हुआ है, इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं मैं। अब इस पे एक रिएक्शन आएगी, अभी थोड़ी देर पहले पता किया हमने, ये रिएक्शन आर आएगी, वही सेम रिएक्शन इस स्प्रिंग में जाएगी, आर। अब ये पूरे बीम के अंदर, स्प्रिंग के अंदर आर रिएक्शन ही रहेगी, और यही आर बेटा यहाँ भी आ जाएगी। चेक करो जरा, एफबीडी, जितना स्प्रिंग में लोड आ रहा होगा वही इस नीचे वाले बीम पे भी आ जाएगा। लेकिन इसमें हल्का सा चेंज आया है, ऐसे समझो, इधर इधर आओ, इधर मैंने ये आर बनाया है, समझो जरा यहाँ से। तो ये आर अल्टीमेटली इसको नीचे दबा रहा है कि नहीं दबा रहा, किसको, इस मान के चलो ये दीवार है कोई, या मैं बोलूंगी जमीन है, जमीन को दबाएगा। तो ये आर जमीन को दबा रहा है, तो इतनी रिएक्शन जमीन भी तो ऊपर लगा रही होगी, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो जितना, जितनी स्प्रिंग नीचे दबा रही होगी इसको, मतलब जितना स्प्रिंग पे लोड आ रहा होगा उतना ही लोड हमारे नीचे वाले पार्ट पे भी जा रहा होगा। ऐसे इसको जमीन ही समझ लो, जमीन है ये, जिसको मैंने अभी जमीन बोला यहाँ पे कि जमीन पे अब स्प्रिंग में कितना लोड है, आर आ रहा है भाई, एफबीडी बना रहा हूँ, बीम अलग हट चुका है, स्प्रिंग स्प्रिंग अलग चीज हो गई। अब तो स्प्रिंग में आर लोड है, तो यही आर लोड जमीन तक जा रहा है ना, इसको जमीन समझो एक मिनट के लिए, जमीन, मैंने बोल दीजिए फर्श है, जमीन है, फ्लोर है ये। तो अब भैया इस फ्लोर को रिप्लेस कर दो, तो अभी आप बोल रहे हो कि साहब जमीन पे आर लोड जा रहा है, आर रिएक्शन जा रही है, इस जमीन को हटा के मैं बीम बोल देता हूँ, तो बीम पे भी तो आ ही जाएगी। कॉमन सेंस है कि नहीं। तो ये बन गए बेटा हमारे एफबीडीज।
अब आएगा असली मजा। इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए कितना होगा? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए होगा P माइनस आर, P माइनस आर एल क्यूब अपॉन ई आई होगा। इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? थोड़ी देर पहले ही बताया, x इज इक्वल टू एफ एस बाई के। और इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? साफ साफ दिख रहा है, इस पर आर रिएक्शन आ रही है, तो इसका डिफ्लेक्शन होगा, इसको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम 2 बोल देते हैं, डेल्टा 2 बोल देता हूं फॉर एग्जांपल। ये हो जाएगा आर एल क्यूब अपॉन 3 EI। यानी कि अब स्प्रिंग भी पिचक रही है और ये बीम भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, और ये डिफ्लेक्शन कितना होगा? डेल्टा 2, जिसकी वैल्यू ये लिख रखी है मैंने, ये रही। तो भैया अब एक बात बताओ, आर और ये वाला बीम टोटल मिला के, मतलब सॉरी नॉट आर, स्प्रिंग एक्स डिफॉर्म हो रही है नीचे की तरफ, और ये बीम डेल्टा 2 डिफॉर्म हो रही है, यानी टोटल डिफॉर्मेशन नीचे कितना हुआ इस बार? इस बार नीचे जो टोटल डिफॉर्मेशन हुआ, सी केयरफुली, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन एक्स प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन डेल्टा 2, ये टोटल डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ इतना हुआ कि नहीं हुआ? भाई स्प्रिंग भी नीचे जाएगी एक्स अमाउंट, और इतना अमाउंट ये भी नीचे जाएगा, और जितना ये दोनों नीचे गए हैं उतना ये ए पॉइंट नीचे आएगा। सिंपल सी बात है, अरे रटना थोड़ी है भाई। भाई एक्स अमाउंट ये पिचक जाएगी और डेल्टा अमाउंट ये नीचे चला जाएगा, तो टोटल नीचे कितना गया? टोटल नीचे गया एक्स प्लस डेल्टा 2, और तो ये टोटल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो गया स्प्रिंग का और इस नीचे वाले बीम का, स्प्रिंग का और नीचे वाले बीम का टोटल डिफ्लेक्शन हो गया ये। तो जितना नीचे वाला बीम और एक्स मिला के जाएगा उतना तो ये पॉइंट भी नीचे जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा। खत्म। तो ये चेंज आया बेटा हल्का सा, बस इस बार इसका डिफ्लेक्शन और ऐड कर देना है, खत्म हो गई बात। आ रही बेटे बात समझ में? तो यहां से अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पूछ क्या रहा है वो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन का, सारी थ्योरी मैंने आपको दे दी। पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड लोड पी कैरिड बाय द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के अंदर जो लोड है वो पी का कितने परसेंट है, ये पूछ रहा है आपसे। स्प्रिंग की स्टिफनेस आपको ये दे रखी है। आइए करते हैं सॉल्व। तो इस इक्वेशन को बेटा मैं यहां लिख देता हूं, एफ एस की जगह पे मैंने एफ एस लिख दिया, और एफ एस ही आपसे पूछ रहा है वो। एफ एस की जगह पे एफ एस डिवाइडेड बाय के की जगह पे के, प्लस डेल्टा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया बेटा? आर। आर का मतलब अभी आर किसके बराबर होगा? एफ एस के बराबर ही तो होगा, आर कुछ और नहीं है, एफ एस है। एफ एस, एफ एस, एफ एस। अब आर की जगह पे मैंने लिख दिया एफ एस एल क्यूब बाई 3 EI, और ये सब मिला के किसके बराबर होंगे? इसके बराबर होंगे डेल्टा ए की। तो डेल्टा ए का मतलब हो गया पी माइनस आर। अब बेटा ये आर क्या है? सी केयरफुली, आर क्या है? एफ एस है, एफ एस एल क्यूब अपॉन 3 EI। गधापना मत करिएगा सर की ये सब जगह एफ एस क्यों है भैया? जब पी लोड आएगा तो ये स्प्रिंग इसको भी ऊपर दबा रही होगी और ये स्प्रिंग नीचे भी इसको दबा रही होगी, तो स्प्रिंग ही तो दबा रही है, तो इस पे भी क्या आया? स्प्रिंग एफ एस आया, इस पे भी स्प्रिंग एफ एस आया। ये जो रिएक्शन आएगा एफ एस, जिसको आर बोल रहे हैं हम लोग। गधापना मत करिएगा, स्प्रिंग लगी हुई है तो स्प्रिंग तो दबाएगी दोनों को ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये भी आर आर होगा सारा ये। अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ बेटा मैं एफ एस की जगह पे बेटा मैंने एफ एस लिख दिया। के आपको दिया हुआ है पेपर में, ये रहा। के कितना दिया है? के की वैल्यू दी है 3 EI, 3 EI, 3 EI बाई 2L क्यूब। तो 2L क्यूब चला गया ऊपर, 2L क्यूब। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एफ एस की वैल्यू, एफ एस और के की वैल्यू पुट कर दी, प्लस प्लस एफ एस एल क्यूब बाई 3 EI। मेरा बेटा चेक करो, एफ एस एल क्यूब बाई 3 EI इज इक्वल टू, यहां से बेटा जरा मैं ओपन करता हूँ उसको, ठीक है केयरफुली। ये बन गया पी एल क्यूब अपॉन 3 EI, चेक इट आउट, पी एल क्यूब अपॉन 3 EI, और माइनस एफ एस एल क्यूब अपॉन, एफ एस एल क्यूब अपॉन 3 EI बन गया। ये वैल्यू आ गई 3 EI, 3 EI, 3 EI, 3 EI कैंसिल आउट, एल क्यूब एल क्यूब एल क्यूब एल क्यूब कैंसिल आउट, यहां बचा 2FS, प्लस यहां बचा एफ एस इज इक्वल टू, यहां बचा P और यहां बचा माइनस एफ एस।
इधर में से एफएस को लाया तो बेटा टोटल कितना एफएस हो गया, टोटल एफएस हो गया 4fs इज इक्वल टू पी। तो एफएस इज पी बाई 4, यानी कि एफएस इज इक्वल टू 0.25, 1/4 को 0.25 ऑफ पी बोलेंगे, यानी कि 0.25 ऑफ पी का मतलब क्या हो गया, 25%। ठीक है, यानी कि एफ एस पी का कितने प्रतिशत है, लेट मी चेक द आंसर, यस 15-25%। 1/4 1/4 2.5 होता है ना, 0.25। तो यानी इससे क्या मतलब आ गया, इसका मतलब ये हो गया एफ एस इज इक्वल टू 25% ऑफ पी। दिस इज द आंसर। तो बेटा जो मैंने टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है उसमें ऑप्शन है, चेक कर लेना, 25%। ठीक है, तो ये तो परसेंट में आंसर पूछा ये रहा। लोड पी कैरिड बाय द स्प्रिंग इज परसेंटेज ऑफ द अप्लाइड लोड पी कैरिड बाय द स्प्रिंग। समझ गए बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। क्लियर, चलिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें आपको। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। बेहतरीन क्वेश्चन अगेन आपके सामने। टू बीम्स पी क्यू फिक्स्ड एट पी विद अ रोलर सपोर्ट एट क्यू, ये रहा भाई। तो टू बीम्स पी क्यू फिक्स्ड एट पी एंड रोलर सपोर्ट एट क्यू, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज है ये। एज शोन इन फिगर वन, ये रहा फिगर वन, विच अलाउज अ वर्टिकल मूवमेंट। ऑब्वियसली बात है, तुम क्या बता रहे हो भाई, क्वेश्चन क्या बता रहा है वो तो सब सब दिख ही रहा है हमें, कि अगर हम इस पर डब्ल्यू लोड लगाएंगे तो ये रोलर इसको वर्टिकली नीचे जाने देगा बीम को, ऐसे करके आर्म से बीम नीचे जा सकता है हमारा, लाइक दिस। किसी ने नहीं रोका, रोलर रोकेगा थोड़ी, वर्टिकल रोलर है। ठीक है, एंड विच अलाउज द वर्टिकल मूवमेंट एंड एक्स दे रहा, जेड दे रहा, विद अ हिंज एट वाई, विद अ हिंज एट वाई, वाई पॉइंट ये बेटा, एक्स जेड, एक्स पॉइंट ये रहा, जेड पॉइंट ये रहा, और वाई बेटा ये बीच वाला, ये वाई हिंज है। ठीक है, दिस इज द हिंज पॉइंट, आर शोन इन फिगर वन एंड टू रेस्पेक्टिवली। ये फिगर वन है और ये फिगर टू है। द स्पेन्स ऑफ पी क्यू एंड एक्स जेड, पी क्यू का स्पेन एल है एंड एक्स जेड का स्पेन 2l है, यानी यहाँ से एक्स से लेके जेड तक 2l हमारी बीम है। बोथ द बीम्स आर अंडर ऑफ द एक्शन ऑफ द यूडीएल ऑफ द सेम फ्लेक्सुरल स्टिफनेस EI, दोनों की फ्लेक्सुरल स्टिफनेस EI है। लेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द मैक्सिमम रोटेशन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब डिफ्लेक्शन, रोटेशन का मतलब होता है एंगल, मतलब फ्लो। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और द रोटेशन इज दिस, एक मिनट, लेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन द मैक्सिमम रोटेशन बी डेल्टा मैक्स एंड थीटा मैक्स इन केस ऑफ बीम पी क्यू। पी क्यू के लिए वैल्यू है डेल्टा मैक्स और थीटा मैक्स, सही है भाई। इसके बाद करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ द बीम एक्स जेड बी, थीटा मैक्स एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पूछ क्या रहा है भाई इसमें बेटा, टाइपेशन अगेन मिस्टेक करी है, इसमें एक्चुअली ऑप्शन है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू, मतलब पूछ रहा है, मैं इसको थोड़ा आपके लिए बहुत सिंपली कर दूं। सी, इस W की वजह से जो P होगा, जो जो PQ वाला जो बीम है ये डिफ्लेक्ट करेगा, नीचे आएगा, ऐसे करके मैं नया डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये यहाँ पे रोलर लगाया हुआ है बेटा, रोलर, ठीक है, लाइक दिस, रोलर सपोर्ट है, ऐसे करके। गाइडेड रोलर नहीं है, माइंडेड प्लीज, गाइडेड रोलर होता तो अलग तो दिक्कत हो जाती, गाइडेड रोलर नहीं है, सिंपली रोलर सपोर्ट है। गाइडेड होता तो दिक्कत हो जाती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गाइडेड रोलर अलग सपोर्ट होता है, पढ़ाया हुआ गाइडेड रोलर भी मैंने। अब इस पर यूडीएल लगाएगा बेटा, ऐसे करके यूडीएल लगाया गया, लगाइए यूडीएल, क्या दिक्कत है भाई, अगर यूडीएल लगेगा तो क्या होगा,
यूडीएल के लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रोलर है बेटा, ये रोलर इसको नीचे जाने देगा बीम को, और ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, लाइक दिस। इस तरह से बीम डिफ्लेक्ट करेगी, और लेट्स से डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसको उसने बोला है डेल्टा मैक्स, पी क्यू बीम के लिए, पी क्यू बीम के लिए डेल्टा मैक्स बोला है। और क्या बोला है उसने? और इधर जो रोटेशन आ रहा है, मतलब जो एंगल आएगा यहाँ पे बीम का, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस इमेजिन कर लूँ ऐसा करके, तो इस पॉइंट पे जो एंगल आएगा, मतलब कि जो थीटा मैक्स आएगा, उसमें थीटा मैक्स बोला हुआ है। दैट्स इट, ये दो बातें बोली हुई हैं। और अब ये जो बीम आया बड़ा वाला, इसके लिए ये वैल्यूज है थीटा वन मैक्स एंड थीटा टू रेस्पेक्टिवली। तो वो ये पूछ रहा है कि थीटा वन में और डेल्टा मैक्स में क्या रिलेशन है, थीटा वन में डेल्टा वन में और डेल्टा मैक्स में क्या रिलेशन है, और थीटा मैक्स में और थीटा मैक्स टू में क्या रिलेशन है। ये चीज हमसे वो पूछ रहा है, और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप वो पीडीएफ को देखोगे तो उसमें बेटा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये स्लाइड में मेरे टाइपिस्ट ने एक्चुअली ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, उसने केवल क्वेश्चंस टाइप कर दिए, तो मैं उससे बात कर लूंगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होइए। तो आपको बताना है कि डेल्टा में क्या रिलेशन है, डेल्टा मैक्स में और डेल्टा वन में। डेल्टा वन क्या है? डेल्टा मैक्स वन है इस बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इस बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और इस बीम का मैक्सिमम स्लोप। और ये क्या है? ये इस वाले बीम का मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो पूछ रहा है दोनों में रिलेशन क्या है, मतलब कुल मिला के ऊपर वाले बीम के मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और नीचे वाले बीम के मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में रिलेशन, ऊपर वाले बीम के मैक्सिमम स्लोप में और नीचे वाले बीम के मैक्सिमम स्लोप में रिलेशन पूछ रहा है। मैं ऑप्शन एक बार लिख देता हूं, ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, मैं लिख देता हूं बेटा। ऑप्शन ये है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, मैं सबको डिलीट मारता हूँ, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन क्या है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा बेटा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, सी केयरफुली, डेल्टा मैक्स वन इज नॉट इक्वल टू डेल्टा मैक्स टू। और इसमें एक चीज थीटा के बारे में ये दी हुई है, डे थीटा मैक्स वन इज नॉट इक्वल टू थीटा मैक्स टू। ठीक। एंड इन केस ऑफ पी क्यू द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ द बीम जेड विल बी दिस। ठीक है, ये थीटा टू है, सॉरी, थीटा टू, थीटा मैक्स टू। और ऑप्शन बी दे रखा है बेटा, ऑप्शन बी है डेल्टा मैक्स, डेल्टा मैक्स वन इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स टू, एंड थीटा मैक्स वन इज नॉट इक्वल टू थीटा मैक्स टू, ऐसे बोल रहा है। ऑप्शन है ना, सुनिएगा जरा, मैं एक बार पूरा ऑप्शन लिख दूं। सी ऑप्शन बोल रहा है डेल्टा मैक्स वन इज नॉट इक्वल टू डेल्टा मैक्स टू, एंड थीटा मैक्स वन इज इक्वल टू थीटा मैक्स टू, ये है ऑप्शन। फिर तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन है इसमें, कहाँ गया डी, ये रहा, डेल्टा मैक्स वन इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स टू, एंड थीटा मैक्स वन इज इक्वल टू थीटा मैक्स, ये चीज है बेटा वो बोल रहा है। तो कुल मिला के इसकी बात कर रहा है वो, सेकंड बीम की बात कर रहा है कि सेकंड बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन है। इस तरह की बात कर रहा है, सेकंड बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नाउ एक बात बताओ बेटा, इसका डेल्टा मैक्स होगा कितना इस केस के लिए? डब्ल्यू एल फोर बाई ए टी आई पढ़ाया हुआ है मैंने जी। उसका थीटा मैक्स कितना होगा? डब्ल्यू एल क्यूब बाई सिक्स ई आई होगा, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम उसमें जो दूसरी बीम दी है ये रही बेटा, इस पॉइंट पे हिंज है और बाकी के दोनों एंड पे फिक्स्ड है, लाइक दिस। और इस पे मेरे बच्चों क्या लगाया हुआ है उसने? एक यूडीएल लगाया हुआ है, ऐसे करके। इस लोड की वैल्यू डब्ल्यू है और इधर इस लोड की वैल्यू भी डब्ल्यू है। इस बीम की लेंथ एल थी, तो इस बीम की लेंथ, इतने पार्ट की लेंथ एल है, इतने पार्ट की लेंथ एल है। ये पॉइंट उसने बोला हुआ है एक्स, ये पॉइंट उसने बोला हुआ है जेड, और वाई पे है हिंज, ये बोला हुआ है उसने। ठीक है, वाई पे हिंज है।
पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का इसके साथ क्या रिलेशन है, या इन दोनों का ही क्या रिलेशन है। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी गड़बड़ इसमें ये लग रही है, कोई ऑप्शन लिखने में शायद मिस्टेक ना हुई हो। बाकी अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इसके डिफ्लेक्शन से और इसके डिफ्लेक्शन से, तो क्या है, या फिर इन्हीं के इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन से मैं कंपेयर करूं, तो बेटा करना क्या, समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। भैया जब भी इंटरल हिंज आता है, ये हिंज पॉइंट पे मैंने क्या सिखाया था आपको, कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, हिंज पॉइंट पे आते ही बीम को दो पार्ट में तोड़ दो। देखना भाई यार, बीम को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक्स वाई में तोड़ दिया मैंने, और इधर वाई जेड में तोड़ दिया, वाई जेड में। अब एक तरह से इमेजिन करो, तीन बीम बन गए, इसकी लेंथ एल, इसके ऊपर लोड डब्ल्यू, इसकी लेंथ एल, इसके ऊपर लोड डब्ल्यू, इसकी लेंथ एल, इसके ऊपर लोड डब्ल्यू, और तीनों एक तरह से कैंटिलीवर बीम है, ये भी कैंटिलीवर बीम है, ये भी कैंटिलीवर बीम है, ये भी कैंटिलीवर बीम है। ये पागल बनाने के लिए उसने बोला हुआ है, रोलर लगाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला, हमारे फ्लो पर डिफ्लेक्शन का एज इट इज रहेगा। हाँ, गाइडेड रोलर होता तो बेटा अंतर आ जाता, मैं फिर बोल रहा हूँ, गाइडेड रोलर अलग चीज होती है, गाइडेड रोलर नहीं है, सिंपल रोलर है। तो भैया अब इमेजिन करो, ये बीम जब डिफ्लेक्ट करेगी, ये बीम जब डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे करके, और ये बीम जब डिफ्लेक्ट करेगी, तो सुनिए बेटा, इसको उसने मान लो वन बोला हुआ है, इसको टू बोला हुआ है, तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वन हो गया, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स टू हो गया, इसका थीटा मैक्स वन हो गया, इसका थीटा मैक्स, इस वाले का थीटा मैक्स टू हो गया। अब बेटा इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वही तो इसका भी होगा, यानी डेल्टा वन, डेल्टा मैक्स वन इक्वल टू डेल्टा मैक्स टू, और जितना इसका थीटा होगा उतना इसका होगा, सिमेट्रिसिटी है, चेक कर लो, सेम बीम है, तो थीटा मैक्स वन इक्वल टू थीटा मैक्स टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी खत्म। और अगर वो इससे भी कंपेयर कराता, अगर तो जितना डेल्टा इसका है उतने ही डेल्टा इस वाले का है, जितना थीटा इसका उतना थीटा इसका है, तो एक्चुअली पागल बनाने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मर्ज करके क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि डेल्टा और थीटा के रिलेशन क्या है, तो बेटा सीधा सीधा दिख रहा है कि सिमेट्रिसिटी है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं होने वाला, दोनों बीम को अलग कर दो तो सेम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आने वाले हैं। छाप लो बराबर, बेकार, मतलब समझ नहीं होगा क्वेश्चन है, एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है, शायद गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं पागल बनाने के लिए, बड़ी सी लैंग्वेज दे दी, दूसरा डायग्राम बना दी, बच्चों को पागल बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है, चवन्नी भर का क्वेश्चन, छापिए फटाफट। क्लियर, चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सब कुछ बराबर है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिस वन, a rigid cantilever frame ABC is fixed at C and carries a couple mu दिया हुआ है, m की जगह म्यू बोल रहा है वो, एट फ्री एंड ए पे हमने एक म्यू लगा रखा है, यानी कपल लगा रखा है, एज शोन इन फिगर बिलो, नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड अज्यूमिंग द फ्लेक्सिबिलिटी EI टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्रेम। देखिए अब पागल बनाने के लिए क्या दे रहा है, यहाँ पे उसको रिजिड बोल रहा है, और यहाँ पे उसको फ्लेक्सिबल रिजिडिटी दे रहा है, मतलब इसकी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी है, और किसी चीज की अगर फ्लेक्सिबल रिजिडिटी होती है तो वो मूव कर, मतलब वो डिफ्लेक्ट कर सकता है। पूछ रहा व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ए, शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा मैं करना क्या समझिए, ये बेटा कपल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो चीज मैंने लगा रखी है ऐसे करके, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, दिस इज बेसिकली द कपल, यानी कि मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह पे हम ऐसे करके मूवमेंट भी लगा सकते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट एम, बट वो एम नहीं बोल रहा, वो मूवमेंट को म्यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, म्यू। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर आसान कर दूं आपके लिए, इसको हम म्यू समझिए, ऐसे करके क्लॉकवाइज म्यू लगा हुआ है, ये इसको हटाइए, अब ये जो ब्रैकेट के साइंस में ये कपल लगाया गया है इसको म्यू बना दो, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं एसएफटी पीएमटी के, देख लो बेटा एक बार, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। तो ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया ए, इतने पार्ट की लेंथ को वो एच बोल रहा है, इतने पार्ट की लेंथ को एल बोल रहा है, और दोनों पार्ट की जो फ्लेक्सर रिजिडिटी है, इस पार्ट की रिजिडिटी EI है, इस पार्ट की रिजिडिटी भी EI है, क्योंकि थ्रू आउट द EI इज कांस्टेंट, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। पूछ रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताइए ए पे, शानदार क्वेश्चन बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको भी। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक चीज समझिए, सबसे पहले एक चीज समझिए, इतना ये मूवमेंट, अगर मैं ए और बी को हटा दूंगा एक मिनट के लिए, मान के चलो ए और बी नहीं है,
ए और बी नहीं है, इमेजिन करो, तो ये मूवमेंट यहाँ भी तो आ रहा है इस पे, ये भी क्लॉकवाइज आ गया ऐसे करके, डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है मूवमेंट की, तो एज इट इज रहेगी। यानी कि अब इसको इमेजिन करो कि ये नहीं है, तो क्या ये बीसी पार्ट को इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। इमेजिन करो ए बी पार्ट नहीं है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मूवमेंट इस सी बी, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, और इस पे मूवमेंट आएगा ये वाला सेम क्लॉकवाइज, तो ये मूवमेंट इस सी बी पार्ट को ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। अब जो हमारा बाकी का पार्ट था, बी बी ए पार्ट, बी ए पार्ट, ये बी ए पार्ट है, बी ए पार्ट में मूवमेंट ऐसे लगा हुआ है, तो क्या ये बी ए पार्ट को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब जरा मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो क्या बन गया? दोनों को जोड़ दूं अगर मैं, इसको और इसको प्लस कर दूं, तो क्या बन गया? ये बन गया, सी केयरफुली, ये ब्रैकेट ऐसा था जिस पे मूवमेंट लगाया एम, और इसने क्या किया ध्यान से देखेंगे, सी बी पार्ट को भी डिफ्लेक्ट किया और ए बी ए पार्ट को भी डिफ्लेक्ट किया, और फाइनली जो डायग्राम दिखेगा ऐसा दिखेगा, दिस इज लाइक दिस यहाँ पे, और ये डिफ्लेक्शन ऐसे, मतलब ये डिफ्लेक्शन हुआ सीबी पार्ट का, और ये डिफ्लेक्शन हुआ बीए पार्ट का। तो करना क्या है, देखिए क्या कहना चाहता हूँ, कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझो ध्यान से। दोस्तों उसने डिफ्लेक्शन हमसे ये वाला नहीं पूछा है, ये डिफ्लेक्शन नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ए। तो पहले मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं इस मूवमेंट की वजह से, जो एम मूवमेंट लगाया है, इस मूवमेंट की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चेक करने जा रहा हूँ। कैसे समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। बड़े क्वेश्चन है बेटा सारे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो जरा। नाउ ये मूवमेंट कैसे डिफ्लेक्ट किया, ऐसे कैंटिलीवर बीम समझो बस, मूवमेंट कैसे डिफ्लेक्ट किया, और अगर ये बेटा मूवमेंट कैसे डिफ्लेक्ट किया, तो क्या हम इस पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हैं? इसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के देखोगे तो आपको कैंटिलीवर बीम की तरह दिखाई देगा ये। तो क्या ये थीटा मैं निकाल सकता हूँ मूवमेंट एम की वजह से, मूवमेंट एम एम की वजह से, एम नहीं बोल रहे इसमें, हम एम ही लिख देता हूँ फिलहाल में, निकाल सकते हैं ये थीटा? कितना होता है बेटा ये थीटा? मूवमेंट एम की वजह से ये थीटा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एम एल बाई ई आई होता है। अब इमेजिन करो कि इस पॉइंट पे अगर बीसी वाला, ये कौन सा पार्ट है, सी बी, इस पॉइंट पे अगर ये वाला पार्ट अटैच होता, कौन सा वाला पार्ट, ए बी ए वाला पार्ट, अगर मैं इस पर इमेजिन करूं कि बी ए वाला पार्ट अटैच होता, और बी ए वाले पार्ट में डिफ्लेक्शन को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बी ए वाले पार्ट के डिफ्लेक्शन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, तो ये बी ए वाला पार्ट ऐसे झुक जाता कि नहीं झुक जाता? मैं बी ए पार्ट के डिफ्लेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो बी ए वाला पार्ट अभी स्ट्रेट है बिल्कुल, और इसको समझिए बिल्कुल सिंपल इस वाले कंसेप्ट से, अभी ये पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ये रहा। अरे जब ये घूमेगा, जब ये वाला पार्ट घूमेगा तो ये वाला पार्ट तो स्ट्रेट बना रहेगा ना, स्ट्रेट बना हुआ है, इधर चेक करो, सेम ईयर। अरे भाई जब हमारा ये वाला पार्ट सीबी वाला पार्ट घूमेगा, तो ये वाला पार्ट तो स्ट्रेट बना रहेगा ना, स्ट्रेट है लेकिन उसके रेस्पेक्ट में ये भी नीचे चला गया है। मैंने इसके डिफ्लेक्शन की बात ही नहीं करी, अभी मैंने इसका डिफ्लेक्शन बोला ही नहीं है। सी ए वाला बी सी बी ए वाला पार्ट अभी स्ट्रेट है एज इट इज, ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया, उसके डिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं इसके डिफ्लेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि इसमें भी बेटा मूवमेंट है ये रहा, तो ये फिर ऐसे डायग्राम बनेगा, ये लाइक दिस, जो कि मैंने यहाँ शो कर रखा है, ये रहा, ये इस तरह से है, घूमता हुआ है। अगर ये स्ट्रेट है तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा मैं, और अगर ये घूमता हुआ है इसका मतलब मैं बीए वाले पार्ट के डिफ्लेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, सिंपल। तो भैया एक काम करते हैं, अभी मैं बीए वाले पार्ट के डिफ्लेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा, अभी मैं केवल इस वाले सीबी वाले पार्ट के डिफ्लेक्शन की वजह से ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखो बेटा, इनिशियली जो ए था वो यहां पे था, लेट्स से दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज द ए पॉइंट।
अब जैसे ही ये घूमा तो ए क्या हो गया बेटा, एक तरह से ए नीचे आ गया ना, समझना जरा मैं क्या कह रहा हूँ, ए नीचे आ गया। अब ये थीटा बेटा हमने निकाला हुआ है, दिस थीटा वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है, बी पॉइंट खिसक के बी डैश पे आ गया, लेट्स सी। और अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मैं ये डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसने ए पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है। दिस डिफ्लेक्शन, दिस इज द डिफ्लेक्शन एट ए, किसकी वजह से, सीबी पार्ट की वजह से। तो डिफ्लेक्शन ए वन बोल देता हूँ उसको मैं। तो क्या मैं ये डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क की वैल्यू हो गई ये डेल्टा ए वन डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितनी हो गई बी ए, बी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, चेक करो, बी ए की वैल्यू क्वेश्चन में एल दे रखी है। तो इस तरह से बेटा मैंने डेल्टा ए वन निकाला। ये ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है, लैंग्वेज सुनेंगे, ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है बीसी के डिफ्लेक्शन की वजह से। बीसी डिफ्लेक्ट कर रहा है तो ए पॉइंट पे तो नीचे आएगा, तो बीसी के डिफ्लेक्शन की वजह से ए का वर्टिकल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन निकाल लिया मैंने, जो कि कितना आ गया, थीटा इंटू एल। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, थीटा की वैल्यू होगी एम एल बाई ई आई, सुनना गलती मत कर देना, एम एल बाई ई आई इंटू एल। तो डेल्टा ए वन इज इक्वल टू एम, एम को क्वेश्चन में म्यू बोला गया है, एल किसका, एल ये थीटा किसकी वजह से निकाला मैंने यहाँ पे, ये थीटा किसकी वजह से आया है, सीबी पार्ट की वजह से। तो सीबी पार्ट की जो लेंथ दे रखी है वो एच दे रखी है, तो एच लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय ई आई, ई आई लिख दिया। और एल नो डाउट इसी का लिया जाएगा क्योंकि ये बी से लेके यहाँ तक एल है, तो ये हो गई एल। तो यानी कि बेटा मैंने डिफ्लेक्शन निकाल लिया ए पॉइंट पे, किसकी वजह से, डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस बीम, ये डिफ्लेक्शन ड्यू टू द पार्ट ऑफ बीसी। कितना आ गया बेटा ये, म्यू एच एल बाई ई आई। खत्म, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी हमने केवल इस बीसी के डिफ्लेक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन निकाला है। अब ये खुद भी तो डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, ये वाला जो पार्ट है ए बी, ये अभी तक इसका डिफ्लेक्शन नहीं लिया मैंने, अभी ये स्ट्रेट रखा मैंने इसको, अब ये खुद भी तो डिफ्लेक्ट करेगा ऐसे करके, ये खुद भी तो डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे नीचे आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये डिफ्लेक्शन कितना होता है, मूवमेंट अगर लगा हो तो ये डिफ्लेक्शन कितना होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई होता है कि नहीं होता, पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा सब कुछ। कितना हो जाएगा बेटा ये डिफ्लेक्शन, यानी इसको ऐड कर देंगे हम ये वाले डिफ्लेक्शन को, तो ये डिफ्लेक्शन डेल्टा ए टू बोल दिया मैंने, दैट इज नथिंग बट एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। तो डेल्टा ए टू निकाल लेता हूँ, डेल्टा ए टू हो गया एम, एम को बोला गया म्यू, एल की जगह पे एल ही रखूंगा क्योंकि इस वाले पार्ट की लेंथ एल ही है, और अपॉन टू ई आई, एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई होता है। तो ये आ गया डिफ्लेक्शन एट ए टू। ये कौन सा डिफ्लेक्शन है, इसका खुद का सेल्फ डिफ्लेक्शन। अब उसने पूछा है टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, क्या पूछ रहा है वो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए किस वजह से होगा, इसका खुद का डिफ्लेक्शन प्लस सीबी के डिफ्लेक्शन की वजह से। तो दोनों को ऐड कर देंगे भैया, जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया तो टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, चेक इट आउट, कितना हो गया बेटा, म्यू, दोनों को ऐड करते हैं, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, इसकी वैल्यू आई है म्यू एच एल अपॉन ई आई, म्यू एच एल अपॉन ई आई प्लस म्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, म्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। बेटा टोटल डिफॉर्मेशन एट ए इज म्यू अपॉन ई आई कॉमन लिया मैंने, और एल भी कॉमन लिया, अंदर बचा म्यू ई आई एल कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एच और यहाँ बचा प्लस का एल बाई, खत्म। ये आएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन में एक बार है कि नहीं चेक कर लेता हूँ मैं, यस बिल्कुल है, ऑप्शन चेक कर लेना जिसके बाद मेरा जो टेस्ट सीरीज बांट रखी है, तो म्यू एल अपॉन ई आई एच प्लस एल बाई टू, दिस इज द आंसर, खत्म। तो बेटा जब भी इस तरह का एल ब्रैकेट जैसे क्वेश्चन आते हैं, कहीं पे फ्रेम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा याद रखो, आप इसमें कैस्टिग्लियानोस भी लगा सकते हो, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लंबा मेथड है वो। कैस्टिग्लियानो के लिए मूवमेंट निकालोगे अरे के लिए, फिर वो भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, दोनों से आप चेक कर सकते हो, कैस्टिग्लियानोस भी लगा सकते हो। लेकिन चूंकि कैस्टिग्लियानोस में डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बेटा कंसंट्रेटेड लोड होना जरूरी है, तो एक डमी पी मान सकते हो यहाँ पे कि डमी पी एक्ट कर रहा है, और फाइनली इसको कैस्टिग्लियानोस लगा के पी को एंड में जीरो कर देना, सेम आंसर आएगा, कैसे भी सॉल्व कर लो, अप टू यू।
तो क्या सीखा बेटा, इसका खुद का डिफ्लेक्शन होगा पहले, प्लस अब ये जो है ये भी तो डिफ्लेक्ट करेगा लाइक दिस, जब तक ये डिफ्लेक्ट करेगा तो जब तक ये और नीचे नहीं आ जाएगा, यहाँ तक नहीं आ जाएगा, तो दो डिफ्लेक्शन हो गए, ये तो हो गया इसका खुद का डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 और ये डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा 2, किसी भी सेंस में सोच लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन खतरनाक था, ये क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, चलिए ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, चलो करते हैं, कोई नहीं, करने तो है ही सारे, इसको करता है पहले। सो इन अ सिस्टम ऑफ टू वेटलेस रिजिड बार ए बी एंड बी सी, दो रिजिड बार है ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ये दो अलग अलग बार हैं, ऑफ लेंथ ए ईच, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ भी ए है, हैविंग हिंज सपोर्ट एट ए, हैविंग हिंज सपोर्ट एट ए एंड सी, इस पे हिंज सपोर्ट है एंड इस पे भी हिंज सपोर्ट है, चलिए ऐसे करके हिंज सपोर्ट है, ठीक है, फिर एंड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ फ्रिक्शनलेस हिंज, कनेक्टेड टू ईच अदर एट बी बाय अ फ्रिक्शनलेस हिंज, मतलब बी पे एक फ्रिक्शनलेस हिंज भी है, ये रहा, ये हिंज पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया। द रोटेशन एट हिंज इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अ रोटेशनल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, वाह भाई मजा आ गया। देखिए क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, क्या लगा दिया इसमें उसने, एक रोटेशन स्प्रिंग भी लगा रखी है, स्प्रिंग है बेटा जिसकी स्टिफनेस के दे रखी है उसको आपको, एंड द सिस्टम अज्यूम द स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल ठीक बात है, सही बनाया हमने भी, सिस्टम कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब एबीसी स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है। द रोटेशन एट सपोर्ट, सपोर्ट मतलब ये रही सपोर्ट, ये रही सपोर्ट और ये रही सपोर्ट, ड्यू टू वर्टिकल लोड पी एट जॉइंट बी, अब इस पर हमने पी लोड लगाया, उस पी लोड की वजह से आपको एक पी लोड लगाएंगे यहाँ पे हम, पी लोड भी एक्ट करेगा, उसकी वजह से रोटेशन एट सपोर्ट ड्यू टू वर्टिकल लोड पी एट जॉइंट बी, ये आपको बताना है, मतलब आपको रोटेशन मतलब होता है स्लोप बतानी है ड्यू टू लोड पी एट जॉइंट बी, बी पे आपको स्लोप बताना था, रोटेशन ऑफ द सपोर्ट ड्यू टू वर्टिकल लोड पी एट जॉइंट बी, क्या बात है, समझिए, देखो लैंग्वेज समझिए पहले, था रोटेशन एट सपोर्ट, रोटेशन बताना है सपोर्ट पे, ड्यू टू लोड, ड्यू टू लोड पी एट जॉइंट बी, मतलब जॉइंट बी पे लोड है, बी पे रोटेशन नहीं बताना, गलती मत कर देना, देखो यही चीज है इस क्वेश्चन में, मजा आ गया। रोटेशन एट सपोर्ट, रोटेशन तो सपोर्ट में बताना है, ड्यू टू वर्टिकल लोड एट पी, वर्टिकल लोड पी एट जॉइंट बी, जॉइंट बी पे पी लोड लगाया है, ये बात है सिंपली, यानी आपको आपको थीटा बताना है, स्लोप बतानी है ए पे या सी पे, ऐसे पूछ रहा है वो आपसे, या तो ए पे बताओ या सी पे बताओ, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग है तो ए पे भी सब सेम थीटा आएगा और सी पे भी सेम थीटा आएगा। अब ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बाकी मैं मुझे तो बतानी है मेरे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको ऑप्शन देखूं एक बार, ऑप्शन भी दिए हुए हैं बेटा आपको मेरे, उसमें मिल जाएंगे ये, ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं और आपको ये डेफिनेटली वहां पे मिल जाएंगे। नाउ करते हैं बेटा आगे की बात, कैसे इसको सॉल्व करना है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये हिंज पॉइंट है और यहाँ पे भी ये हिंज पॉइंट है, कैसे ले लो हिंज पॉइंट्स को, एक ही बात है, जैसे मन करे वैसे ले सकते हो, और इधर भी हिंज पॉइंट है, एक ही चीज है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा हिंज मान लो, एक ही बात है ये। अब दोस्तों अगर मैं इस पी पे लोड लगाऊंगा, इस पॉइंट पे लोड लगाऊंगा पी, तो ये बेटा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो बार दे रखी है ए बी और बी सी, ये कैसी बार्स हैं, ये रिजिड है, मतलब ये इनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन इन द सेंस इनके अंदर उस तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब ये हमेशा स्ट्रेट बने रहेंगे, ये बी पॉइंट, अब देखो पी लोड लगाऊंगा तो क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मतलब डेविएशन एक्सिस का नहीं होगा, ऐसे करके डिफ्लेक्ट करेंगे बेटा, मतलब ये स्ट्रेट बने रहेंगे, अगर ये रिजिड नहीं होते तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करते, ऐसे, ये समझना है बस आपको,
अगर ये रिजिड नहीं होते तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करते, बट ये रिजिड है तो हमेशा स्ट्रेट बने रहेंगे। इसमें बंद करने का ऑप्शन नहीं आता, एक तो इरेजर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है, पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे। 2 मिनट लगेंगे बेटा, देख लो जरा। समझाने के लिए बेटा करना पड़ता है, क्या करें। इरेजर का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, क्या है, मुझे लगता है इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो इस पर पढ़ाता नहीं हूँ ना, मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। तो ये तो अभी टेम्पोरेरी पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने होम टाउन आया हुआ हूँ। जैसे ही घर पहुँच वहाँ पहुँच जाऊंगा तो अगेन आई विल स्टार्ट। तो दोस्तों देखो, अब जैसे पीलोड इस पे आएगा, ये क्या करेंगे, ये वाले पार्ट ऐसे करके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले पार्ट नीचे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे भाई हम, ये पार्ट नीचे आएंगे तो ये इसको वापस खींचने के लिए उसने क्या लगा दिया, स्प्रिंग लगा दी है। वापस खींचने के लिए पीलोड जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अब ये नीचे आ जाएगा, तो उसको वापस खींचने के लिए इसी पॉइंट पे टॉर्सनल स्प्रिंग लगी हुई है। टॉर्सनल स्प्रिंग क्या करती है, टॉर्क डेवलप करती है, इसको वापस अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, ये स्प्रिंग लगाई है, तो ये है बेटा क्वेश्चन। तो लेट्स से कि ये थीटा एंगल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ भी थीटा बनेगा। मैंने बेटा आपको सॉम में पढ़ा रखा है कि जब भी टॉर्सनल स्प्रिंग आती है तो टोटल एंगल जो होता है वो 2 थीटा होता है। तो टॉर्सन स्प्रिंग जो उसमें टॉर्क डेवलप करेगी, अब वो कितना करेगी, टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, जो के दिया हुआ है, के की यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर पर रेडियन, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर पर रेडियन। अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, के में थीटा से, जो भी हमारा टोटल थीटा है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल थीटा, टोटल एंगल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेटा टॉर्क निकल आएगा, देखो कैसे, के इंटू, और टोटल थीटा कितना है, 2 थीटा, याद रखिएगा, 2 थीटा, यहाँ से हम टॉर्क निकाल सकते हैं, एक थीटा यहाँ पे और एक थीटा यहाँ पे। ये वैसा मैंने बेटा कॉलम में पढ़ाया हुआ है, ये वाला कंसेप्ट, कॉलम को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये कि क्यों मैं 2 थीटा ले रहा हूँ यहाँ पे। अब एक बार यूनिट भी चेक कर लेते हैं, सही आ रही है कि नहीं, चेक करो यार। के की यूनिट कितनी होती है, के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर रेडियन। टॉर्सल स्प्रिंग की यूनिट ये होती है, टॉर्सल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट ये होती है। थीटा की यूनिट कितनी होगी बेटा, थीटा की यूनिट कितनी होगी, रेडियन। रेडियन से रेडियन कट गया, क्या बचा, न्यूटन मीटर, विच इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। जो टॉर्क डेवलप होगा यहाँ पे इसको वापस खींचने के लिए, वो कितना डेवलप होगा, 2 k थीटा। यहां तक किसी को आपत्ति बेटा, यहाँ पे जो टॉर्क डेवलप होगा दैट इज 2 k थीटा। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेट मी चेक द क्वेश्चन। रोटेशन सपोर्ट थीटा पूछ रहा है आपसे, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अब पी क्या करता है बेटा, आप दो चीज करते हैं, पी क्या करता है, पी इसको नीचे की तरफ फेंकता है, और लेट से जो डेल्टा डबल, ये जो डिफ्लेक्शन आया नीचे की तरफ, इसको डेल्टा बोल दिया मैंने। तो पी ने एक वर्क डन किया, वर्क डन, पी ने एक वर्क डन किया, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है बेटा, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन होती है, फॉर्म में पढ़ाया हुआ सारा कुछ। तो ये अपना वर्क डन किया पी ने, पी का वर्क डन हो गया ये, यानी कि पी डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू पी डेल्टा, डेल्टा देखो डेल्टा, इस डेल्टा को बेटा निकाल सकता हूं क्या मैं, यहां से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क की वैल्यू हो गई डेल्टा, अपॉन रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई ए, ये वैल्यू ए दे रखी है बेटा, चेक कर लो, ए बी और सी, तो ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो ए दे रखी है, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से डेल्टा कितना आ गया बेटा, डेल्टा आ गया थीटा इंटू ए, थीटा इंटू ए। तो बेटा मैंने यहाँ पे डेल्टा की क्या पुट कर दिया, थीटा इंटू ए, थीटा इंटू ए बाई 2। तो यहां से वर्क डन आ गया, वर्क डन बिकॉज ऑफ लोड, बिकॉज ऑफ पी कितना आ गया, बिकॉज ऑफ पी आ गया पी थीटा ए बाई 2। ये आ गया वर्क डन ड्यू टू लोड पी, पी ने इतना वर्क डन किया। अब स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया, तो स्प्रिंग के वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो बेटा, स्प्रिंग वर्क डन हाफ इंटू टी इंटू टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा।
तो ये स्प्रिंग का वर्क डन है बेटा, है ना। ये मैंने स्प्रिंग पढ़ाई नहीं है आपको भी, बट लिख लो आप। स्प्रिंग वाला टॉपिक मैंने कवर नहीं किया कहीं पे भी, है ना, क्योंकि स्प्रिंग में जनरली थ्योरी ऑफ फेलियर वाले बंदे पढ़ा देते हैं वाइब्रेशन वगैरह के अंदर। बट स्टिल मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। तो ये अभी फिलहाल आपके लिए न्यू हो गया, ये मैंने पढ़ाया नहीं होता, इसको लिख लो, है ना। तो स्प्रिंग वर्क डन हो जाएगा हाफ इंटू टॉर्क इंटू टोटल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो स्प्रिंग का वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन ऑफ स्प्रिंग, वर्क डन ऑफ स्प्रिंग आ गया हाफ इंटू टी इंटू टू थीटा। ये आ गया बेटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे भैया एक बात बताओ, जितना वर्क डन पी करेगा नीचे की तरफ, उतना ही स्प्रिंग उसको वापस लाने में करेगा, बराबर होगा दोनों का वर्क डन, एनर्जी इज बैलेंस। जितना पी इसको नीचे ले जाने का प्रयास करेगा, डेल्टा डेल्टा देने का प्रयास करेगा, उतना ही ये स्प्रिंग उसको वापस लाने का प्रयास करेगा, रजिस्टिंग रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा। समझ में आ रहा है। तो बेटा क्या करेंगे, दोनों वर्क डन को बराबर कर देते हैं। तो स्प्रिंग का वर्क डन था पी थीटा ए बाई टू, पी थीटा ए बाई टू, और ये था पी का वर्क डन, और स्प्रिंग का वर्क डन था टी टू थीटा बाई टू। टू से ये टू गया, इस थीटा से ये थीटा गया। पूछा क्या उसने, तो भी निकालते हैं। तो ये आ गया पी ए इज इक्वल टू टी टू टी। टी की वैल्यू बेटा मैंने यहां से पुट कर दी है ना, टू के थीटा। टी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, टू के थीटा। तो बेटा ये आ गया पी ए इज इक्वल टू 4 k थीटा। उसने पूछा था थीटा बताओ, तो थीटा इज इक्वल टू पी ए बाई 4 k। दिस इज द फाइनल आंसर। ये बेटा आपके ऑप्शन में मिल जाएगा, जिसके पास पीडीएफ है देख लेना। लेट मी चेक द आंसर वंस अगेन, ऑप्शन में है कि नहीं है, पी ए बाई 4 k। यस बिल्कुल है बेटा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लेना बेटा एक बार, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये देखेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि बड़े हैं ये काफी। तो बाकी बेटा समझ में आया तो यू कैन ज्वाइन मी बाय यूजिंग माय कोड जीपीएस लाइव। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे कोड को डाल के, दैट इज जीपीएस लाइव। एक गुड मेंटरशिप आपको मिलेंगी बेटा, मेरे असाइनमेंट मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे, पर्सनल ग्रुप में आपको मैं ऐड कर लूंगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और कोड का विशेष ध्यान रखेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का मन बना रहे हैं जीपीएस लाइव। और अगर आपने रिन्यू करना है या पहले से किसी और के फैकल्टी कोड से ले हुए हैं, आपको मान लो मेरी मेरी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो बिफोर रिन्यूइंग, बिफोर टेकिंग द न्यू सब्सक्रिप्शन, जस्ट कॉल मी वंस। एक बार मुझे अकेडमी पे मैसेज करिए, वहाँ पे मैं आपको नंबर शेयर कर लूंगा, और डेफिनेटली फिर हम लोग आपस में बात कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।